जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये नई सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं आपको यूपी के टॉप 15 जो स्पेशल टॉपिक हैं, जो यूपी के हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भर भर के इसका वेटेज है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर भर के वेटेज है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो आप लोगों का आने वाला है अक्टूबर में, जिसका एग्ज़ाम है, भर भर के एकदम वेटेज है। उसके लिए एकदम बढ़िया शानदार जनरेटेड नोट्स, बिल्कुल एआई जनरेटेड नोट्स, जिसके अंदर आप एक एक चीज़ समझोगे और इमेज के फॉर्म में समझोगे, वो सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आज से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, इससे पहले एक क्लास में ले चुकी हूँ इंडियन एग्रीकल्चर की, वो भी आप लोगों ने आई होप देख ली होगी। नहीं देखी हो तो आप इस क्लास के बाद उसको ज़रूर देख लेना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, और ये नोट्स आपके इतने अच्छे हैं कि इसके अंदर आपके यूपी पुलिस में जितनी बार कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कोई क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं इसके अंदर अपडेट करके डाल दी गई हैं। और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप उसके लिए पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो कितने बढ़िया तरीके के नोट्स हैं। यूके पीसीएस आईबीपीएस क्लर्क हर तरह का क्वेश्चन, मतलब इसमें जो है यूपी ट्रिपल एस सी सहायक महालेखा परीक्षा, मतलब सारी चीज़ें इसमें डलवा दी गई हैं। अब मत कहना कि पढ़ना नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं कोई भी करवा सकता भैया तुम्हारा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। चीज़ों को कवर करने की आप लोग कोशिश करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये चैनल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, इससे बेस्ट कंटेंट तुम्हें कहीं पे भी मिल जाए तो मुझे आके बता देना, मेरे को भी दिखा देना, नहीं मिलेगा, है ही नहीं। आप लोग पढ़ो अच्छे से, चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करूँगी, और जहाँ तक है ये क्लासेस कंटिन्यू ही रहेंगी, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये क्लासेस कवर अप करा दूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। और पूरे पूरे चांसेस रहेंगे कि इन्हीं 7-8 पेज की पीडीएफ्स में से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। साइबर क्राइम आज का हमारा टॉपिक है, इसको लेके चलेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। तो मैं अब अपने मुंह को हटा रही हूँ, मेरे मुंह को देख लिया होगा तुम लोगों ने, अब मैं इसे हटा रही हूँ, और बढ़िया से अब हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग अपनी डायरी में नोट डाउन ज़रूर करना। इसकी जो पीडीएफ है देखो, वो आप लोगों को प्रोवाइड तो हो जाएगी टारगेट ग्रुप में, पर फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप अगर अपने नोट्स खुद बनाते हो ना, तो उस चीज़ से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, उस चीज़ से हम लोग जुड़ पाते हैं। तो कोशिश करना कि आप लोग जुड़ने की कोशिश करो। हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए इसमें भी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को मैं तो प्रोवाइड कराऊंगी, मुझे पीडीएफ देने में कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी आप अगर अपने नोट्स खुद बनाओगे तो इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। देखो 11:51 हो रहे हैं अभी रात के, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई चीज़ें अगर मेरे से जितनी भी कवर हो पाएंगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर कोई चीज़ इसमें गलत लिखी होगी तो आप लोग उसमें अपना जो अपने नोट्स हैं उसमें नोट डाउन करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम साइबर क्राइम के बारे में बात करें, साइबर अपराध की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के अपराधी भावना से किसी भी कंप्यूटर को, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, ठीक है, डाटा हो, नेटवर्क हो, आपका सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आपका सिस्टम हो, इन सब में अगर वो कोई भी जानकारी रखता है, देखो जानकारी अपने पास रख लेना, उसको छुपाना, उसको डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में कर लेना। जैसे मान लो किसी का पासवर्ड लगा हुआ है, मान लो 25 25, और उसने इसको डिकोड करके 52 52 बना दिया, तो ये भी तो एक अलग हो गया ना, अपनी तरह से उसको मैनिपुलेट करना। तो चाहे वो उस चीज़ को छिपाए, चाहे वो छिपाने की कोशिश करे, या उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर दे, ठीक है, ये छेड़छाड़ लिखा हुआ है, आप लोग इसे अपलोड कर लेना। छेड़छाड़ करने की कोशिश करें या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करे, ये किसके अंतर्गत आता है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। इसके साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? आपके साइबर सुरक्षा के आपके जो जनक है वो है बॉब थॉमस। कौन है? बॉब थॉमस। अगर साइबर क्राइम, मान लो किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया,
आपके साथ साइबर क्राइम हो चुका है, आपके साथ पैसों का फ्रॉड हो गया, किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत ही 1930 हेल्पलाइन नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है। वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाती है, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें मांगी जाती है, बेसिक जानकारी आप लोगों से मांगी जाती है कि आपने कहाँ से किया, आपका अगर फ़ोन पे से किया तो उसका आप ट्रांजैक्शन आईडी बताइए, पिन बताइए, वो सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। तो आपको 1930 पे कॉल करना है और ये जानकारी आपको सबको देनी चाहिए। देखो ये जो चीज़ है ना, साइबर क्राइम जो है, अब आगे आगे साइबर क्राइम का ही ज़माना है, क्योंकि जो चोरियां हैं ना वो बंद हो जाएंगी। लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया है, सब कुछ उनके फ़ोन में है आज की डेट में, और फ़ोन से ही चोरी हो रही है। तो अब जो चोरी का ज़माना है वो है साइबर क्राइम, मतलब डिजिटल ज़माना आ चुका है, ठीक है। अब डाके नहीं पड़ रहे, अब घरों में डाके नहीं पड़ रहे, अब सीधा फ़ोन पे डाके पड़ रहे हैं। तो ये तो आपको जानकारी वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे कॉल नहीं करते और उसके बाद आप वो करते हैं, तो वेबसाइट कौन सी है आपकी, मतलब कॉल ना करें और वेबसाइट कौन सी है, तो www.cybercrime.gov.in, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और DSSB एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। मतलब आपको ऐसा कर देंगे कि साइबर क्राइम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे यूपी कॉप लिख देंगे, कुछ भी चेंजेस कर देंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी या वित्तीय रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को साइबर क्राइम हेल्पलाइन में 24 घंटे के भीतर, अगर हम 24 घंटे के भीतर वो कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, तो आपके जो पैसों की रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। और अब हर थाने में एक साइबर सेल बना दी गई है, ठीक है। अगर किसी के भी साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पे लिखवा दे। अगर वो 1930 पे भी लिखवाता है ना, और मान लो जैसे मैं मथुरा में हूँ, ठीक है, आपके साथ मथुरा में ही क्राइम हो गया, आप मेरे क्षेत्र में हो, आपके साथ क्राइम हो गया, तब भी आपकी जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट उसी थाने में पहुँच जाएगी, जिस भी थाने में आप हो, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध जो है वो राज्य के विषय में आता है। किस में आता है भाई, राज्य के विषय में आता है। हमारी 3 सूचियाँ होती है ना, कौन कौन सी, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीन सूचियाँ होती है ना आपकी, तो उसमें ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि स्टेट लिस्ट में आता है। एक और बात, अगर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप, मैं जैसे मान लो मैं पूछ लूँ कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ लग कैसा रहा है, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कैसा लग रहा है, पता चले मैं बोले जा रही हूँ, तो बताना ज़रूर प्लीज़, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगे आपको बताना ज़रूर। साइबर अपराध संविधान की राज्य सूची का विषय है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रखना प्रस्तावित है, और काफ़ी जगह पे ये काम जो है वो कंप्लीट हो भी चुका है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अब हर जिले में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, ये खुल गया है। साइबर अपराध की जागरूकता के लिए साइबर दोस्त गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइबर प्रवाह त्रैमासिक समाचार पत्र है जिसे गृह मंत्रालय, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, जिसे गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू किया गया है। इसको बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। जिस क्वेश्चन को मैं कह दूँ ना कि पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा मार्क करके अलग से लिख लेना। सर्वाधिक साइबर क्राइम करने वाला जो राज्य है वो कौन सा, तेलंगाना, ठीक है। साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत जो है वो 19 जनवरी 2018 को दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखो भाई कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि साइबर क्राइम से बचने के एक्चुअली में क्या क्या उपाय हैं, हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो लॉगिन आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें, समय समय पे इसे बदलते रहे, यानी कि डबल वेरिफिकेशन करते रहे, ठीक है। आपका चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, ये समय समय पे इसका जो आईडी पासवर्ड है वो चेंज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो फ़ोन पे अकाउंट है, स्पेशली जो आपके
मनी लैंडिंग ऐप है ना, उस टाइप के जो जितने भी अकाउंट है, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया आपका, कि ठीक है गूगल पे हो गया, इन सब के जो नंबर हैं, आपने अगर कुछ भी रखा हुआ है, मान लो 25-25 ही लेके चलते हैं हम, अगर आपने 25-25 रखा हुआ है सपोज करो, तो आपको उसको चेंज करते रहना है, आपको उसको समय समय पे बदलते रहना है, समय समय पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहना है, और केवाईसी ज़रूर करवा लेनी है। ठीक है, एक जो बताया गया है ना कि वो जितने भी गैस एजेंसीज हैं उसने मांगा है, अदरवाइज़ आपकी जो गैस है वो 2700 रुपये की हो जाएगी, तो ये वाली बात बिल्कुल सच है। तो अगर किसी ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो जाके ज़रूर से करवा लें। दूसरी चीज़, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। जैसे मान लो हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप में आपके एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ वैसे भी आपका जो लैपटॉप है वो स्लो हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, फायरवॉल का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे इसमें इसका कार्य क्या होता है, देखो फायरवॉल का कार्य होता है मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, फायरवॉल का काम होता है मॉनिटरिंग करना। ठीक है, बेफालतू के यूज़ के लिए बचना। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, चौथी चीज़ आपका जो डाटा है, इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ लिखी हुई हैं, ये थोड़ा सा संभाल लेना भाई। डाटा का जो है आपको बैकअप रखना है, कॉपी रखना है। ठीक है, पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, देखो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा एप्लीकेशन कह लो या ऐसा हार्डवेयर कह लो, जो आपका जो आईपी एड्रेस है ना उसको छिपाता है। अगर आपका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा तो जो हैकर है वो आपकी लोकेशन निकाल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपका, देखो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, अगर आपका आईपी एड्रेस पता चल जाए हैकर को, किसी भी तरीके से आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी को क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी हम बहुत सारी इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे, बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, चाहे मुझे 2 पार्ट में कवर कराना हो, पर अच्छे से कवर करेंगे हम। तो आईपी एड्रेस से प्रॉक्सी सर्वर जो है, प्रॉक्सी सर्वर का अगर प्रयोग हम करते हैं तो उससे आईपी एड्रेस छुप जाता है। देखो आईपी एड्रेस से सबसे पहले तो जो हैकर है वो आपकी लोकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लोकेशन निकाल सकता है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी निकाल सकता है। ठीक है, उसके पास पूरा का पूरा एक्सेस आ जाता है, और आपके आईपी एड्रेस को वो चेंज भी कर सकता है। अगर उसको पता चल जाए तो वो चेंज भी कर देते हैं। इतने इतने मतलब गुरु आदमी हैं कि एक से एक गुरु पड़े हैं, बस क्या बताएं। कभी तुम पर्सनल मिलोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। डाटा को गुप्त कोड रखना, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना, बदल के भेजना। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप की जो वो है चैट्स होती है वो इनक्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, उनको अलग ही उसमें भेजा जाता है, किसी को नहीं पता चलता। किसी को भी किसी तरह की जानकारी ना देना, ओटीपी ना बताना, पिन ना बताना, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, चलते हैं आगे। और हाँ भाई, ये ज़रूर कर लेना यार, ठीक है। मैं भी बोले जा रही हूँ बार बार आज। देखो भाई, अब साइबर क्राइम के हम प्रकार देखते हैं कि साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आ गया साइबर जासूसी। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका साइबर हमला, उसके बाद हो गया आपका साइबर युद्ध, और चौथा हो गया आपका साइबर आतंकवाद। अभी हम इनके प्रकार और भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहले आप ये मेन मेन 4 चीज़ें समझो कि साइबर जासूसी, साइबर हमला, साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद, ये सब चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, देखो आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया ना अभी तुम्हें, आईपी चेंज कर देते हैं। मतलब मैं अपनी आईपी एड्रेस से, जैसे मान लो मैं, मेरा अपना सॉफ्टवेयर है, सीसीटीएनएस होता है, जैसे मान लो थानों पे, मैं अपने थाने पे अपना सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर चला रही हूँ। इतने इतने गुरु आदमी होते हैं कि यही चीज़ें जो हैं ऑफलाइन ले जाते हैं, जबकि वो चल नहीं सकता है, वो एक सर्वर के अंदर ही काम करता है, पर उसको ले जाते हैं। तो इतने ज़्यादा ये लोग मतलब वो होते हैं। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं उसे साइबर आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम साइबर स्पेस क्या होता है। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, पिछली बार तुम लोगों ने कहा था कि दीदी हमें साफ साफ दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं आपके जूम कर करके पढ़ा रही हूँ। देखो साइबर स्पेस का मतलब क्या है, साइबर स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो वितरण है, जो डेटा का जो घुमा फिराव है वो होता है, इसको कहते हैं इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी, संपूर्ण स्पेस क्या है, साइबर स्पेस है। मतलब जैसे मान लो तुम गूगल चला रहे हो, तुम एफबी चला रहे हो, तुम इंस्टा चला रहे हो, तुम व्हाट्सअप चला रहे हो, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ी हुई है ना, सब साइबर स्पेस के अंतर्गत आता है। स्पेस बोले तो जगह, घिराव,
ठीक है, स्पेस के अंतर्गत आता है। तो इसको क्या कहते हैं, साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है भाई, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ये कम चलाना आता है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। अब देखो, इंटरनेट पे उपलब्ध सारी जानकारी या संपूर्ण डेटा साइबर स्पेस कहलाता है। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं का एक जटिल परिवेश है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण का समर्थन मिलता है। ठीक है, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने किया था 1984 में। और अभी बताओ, जल्दी से बताओ, साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी ऊपर वाली उसमें बताया था, बताओ जल्दी से तुम लोग कमेंट करके। अब देखो, साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर क्या होता है भाई? किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त, जो अक्सर ना पाकिस्तान करता ही रहता है हमारे इंडिया के चीज़ों के साथ, किसी के भी नेटवर्क में घुसकर किसी एक देश का दूसरे देश के नेटवर्क में घुसकर उसके नेटवर्क को चुराना, क्षतिग्रस्त करना, संचार को बाधित करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर वॉरफेयर। कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है वहाँ पे, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये पढ़ लो पहले तुम, साइबर क्राइम के लिए जो कानून बने हुए। देखो, आईटी एक्ट जो है वो हम मूल विधि में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी मूल विधि की क्लासेस स्टार्ट होंगी। बस भगवान से प्रे करो कि जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ें हो जाएं। मैं तो अपनी तरफ से सच में मेरा बड़ा मन रहता है कि मैं जितना मन करे मतलब मैं दे पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, और ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आज, पर सच में ये चीज़ें, जो नोट्स है ना आपको, ये जो PDF है, ये जो PPTs है, ये आपको कोई बहुत पैसे लेके भी नहीं देगा, मैं सच बता रही हूँ। बढ़िया, मतलब बढ़िया चीज़ें हैं सच में। देखो, राष्ट्रपति की जो मंजूरी है इसको, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 IT एक्ट, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब आप इसको डिटेल में पढ़ना है, पर फिर भी इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इसको राष्ट्रपति को मंजूरी मिली थी इसको 9 जून 2000 में KR नारायण की समिति से इसको बनाया गया था। इसको लागू किया गया है 17 अक्टूबर 2000 को। उसके बाद इसमें 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं और 4 अनुसूचियाँ। देखो, तुम कुछ भी याद करो या मत करो, तुम हर एक्ट की ये चीज़ तो ज़रूर याद कर लो, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन अगर बन जाएगा ना तो सिर्फ इसी से बन जाएगा। तो जितने भी एक्ट हो ना, आज जाके क्या करना, जैसे देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा वो करके बताती हूँ। जितने भी एक्ट हो, जैसे यहाँ पे लिखना एक्ट, रुक जाओ, यहाँ पे लिखना एक्ट, यहाँ लिखना अध्याय और यहाँ लिखना धारा। ऐसे करके मैंने ही बनाया था, मैंने भेजा भी था इसमें ग्रुप में। तो जैसे मान लो यहाँ पे तो तुमने लिख लिया IT एक्ट, यहाँ पे लिख लिया तुमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यहाँ पे उनके अध्याय लिख लो, कितने अध्याय हैं, टोटल धारा लिख लो। तो ऐसे ना चीज़ें तुम्हें याद करने में आसानी होगी। एक तुम्हारा चार्ट सा बन जाएगा, उस चार्ट को उठा के आपने दीवार पे लगा दो। दीवार तो भरी रहनी चाहिए, मतलब अगर दीवार तुम्हारी खाली है ना तो भाई तैयारी नहीं कर रहे दोस्त, तुम तैयारी नहीं कर रहे, तुम मजाक कर रहे हो। दीवार भर दो बिल्कुल घर की, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि बस मेरे से ज़्यादा तो भाई साहब कोई पढ़ता ही नहीं है। अब देखो, इसका जो 13 अध्याय, 94 धारा, 4 अनुसूची है। ठीक है, जो इसका संशोधन अधिनियम था वो 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। 2008 में IT एक्ट अधिनियम 2000 में इसको संशोधन किया गया था, वही ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, 2008 में संशोधन कर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया। अरे 3 बार कैसे लिख दी इन लोगों ने, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। IT एक्ट अधिनियम साइबर आतंकवाद की, अगर कोई साइबर आतंकवाद करता है, साइबर आतंकवाद जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है, अगर पकड़ा गया तो। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद पुलिस निरीक्षक से नीचे का ना हो, यानी कि इंस्पेक्टर, निरीक्षक बोले तो इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक बोले तो, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो, IT एक्ट के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, ऐसा ही है ना, हम लोग सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो हमें IT एक्ट की विवेचना नहीं मिलती। अगर हम बनते भी हैं ना इसमें विवेचक, यदि हम विवेचक बनते हैं तो हम सह विवेचक बनते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने तो नहीं करी है, मतलब IT एक्ट की एक विवेचना। तो IT एक्ट की विवेचना किसको दी जाती है? निरीक्षक को दी जाती है। किसको? निरीक्षक को। निरीक्षक बोले तो 3 स्टार। ठीक है, उसके बाद IT एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण का मतलब है जो साइबर के कोर्ट होते हैं ना, साइबर कोर्ट्स, जहाँ पे आप अपील कर सकते हो, के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना संज्ञेय अपराध और जमानती है। कौन सा अपराध है? संज्ञेय और जमानती। आईटी एक्ट की धारा 62 कैट के फैसले के या आदेश के से असंतुष्ट व्यक्ति अधिकरण के फैसले या आदेश से अधिसूचना की तारीख को 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में वो कर सकता है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ। देखो हम जैसे मान लो मैं मथुरा में रहती हूँ, तो अगर मान लो मथुरा के अंदर किसी के साथ कोई क्राइम हो गया तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए? नहीं, एक रूटीन है। सबसे पहले वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, जहाँ पे सीजीएम होते हैं, सीजीआई जो भी समझ सीजीएम होते हैं, ठीक है, सीजीएम एसीजीएम ये होते हैं। पहले जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद जब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कुछ नहीं मिलता, रियायत नहीं मिलती, तो वो अपील करने जाता है अपीलीय कोर्ट में जो उससे ऊपर होते हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकता है और सबसे लास्ट में वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीक्वेंस तो ये है, अगर बाकी लोग पहुंच जाए हाई कोर्ट पहले तो वो बात अलग है। ठीक है, अब जो आईटी एक्ट की धारा 62 है वो ये कहती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जहाँ पे आपने जो आपका साइबर अपीलीय कोर्ट है वहाँ पे आपने कोशिश करी कि आपने वो मतलब कोई वो मिल जाए आपको, किसी ने वहाँ पे कोई भी केस डाला और वो असंतुष्ट हुआ, तो 60 दिन के भीतर वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आईटी एक्ट की धारा 66 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है वर्ष 2015 में श्रेय सिंघल मामले को बाद में पढ़ेंगे, बहुत लंबा है ये। इसमें क्या था कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति असंवैधानिक घोषित किया था इस वाले में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए इसको रद्द कर दिया था अनुच्छेद 19, यानी कि जो हमारी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंदर ये ना ए बी वहाँ जाना, व्यापार करना, ये अपने हिसाब से बोलना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसी के अंदर ही तो हैं आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल कौन सा है? जीवन जीने का अधिकार, इसके विपरीत थी। तो आईटी एक्ट की धारा 66 को हटा दिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। हाँ, ये तो बता दिया मैंने तुम्हें, एनसीआरपी वाला, नेशनल क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल। ठीक है, नाउ चलते हैं आगे। ये मुझे थोड़ा सा ना चलाना कम आता है, ये मुझे पता नहीं है। अब देखते हैं हम साइबर अपराध के प्रकार कौन कौन से। देखो सबसे पहला प्रकार है स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होता है भैया? स्पैम ईमेल का मतलब है कि ज़बरदस्त, मतलब हमारे भी फ़ोनों में ईमेल नहीं आते रहते, ध ईमेल, तो उसी को कहते हैं जिसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते रहते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं स्पैम ईमेल। ठीक है, एक निश्चित पते पर किसी एक्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल को भेजते रहना उसको कहते हैं स्पैम ईमेल। ये देखो यूके पीसीएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जंक या आवांछित विज्ञापन, जैसे मान लो तुम किसी को भी कर दो तो ऐसे आते नहीं रहते, बार बार ईमेल आते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्पैम ईमेल कहते हैं। इससे कंप्यूटर में क्या आता है बेटा? इससे कंप्यूटर में आता है वायरस। कौन आता है ब्रो? वायरस आता है। दूसरा चलते हैं हम हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? देखो कंप्यूटर में सेंध लगाने का, सेंध बोले तो मतलब हैक कर लेना उसको, हैक करने के कार्य को मतलब उसमें पकड़ लेना या उसको मतलब किसी और की चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करना, उसको कहते हैं हैकिंग करना। किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित करना, उसको क्षति पहुंचाना हैकिंग कहलाता है। किसी की निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड वगैरह फेल बदल कर देना। मतलब मान लो किसी का नाम रखा हुआ है प्रिया और तुमने प्रिया की जगह अपना नाम लिखा है, तुम राहुल लिखे है, तुम बदमाश हो, तुम अपना नाम लिख गया। अब प्रिया वहाँ पे अपना पासवर्ड डाल रही है, प्रिया को समझ में नहीं आ रहा है यार पासवर्ड किसने चेंज कर दिया, तो ऐसे भी कर देते हैं कुछ लोग बदमाश बच्चे। अब हैकर एक व्यक्ति है जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है। हैकर होते हैं भैया दो प्रकार के, हैकर का तुम्हें ध्यान रखना है, हैकर दो प्रकार के होते हैं। अरे दो प्रकार के कहाँ होते हैं? बहुत, वैसे तो देखो जो मेन है, मेन तो यही होते हैं, ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर, पर हम इसके और भी प्रकार जो हैं वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ब्लैक हैट की सुनो। ब्लैक हैट जो होते हैं, ब्लैक का मतलब वही हरामी, तो ब्लैक का मतलब है कि ऐसा जो दूसरे की सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है और वित्तीय लाभ यानी कि पैसों का लाभ या दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उसका फ़ायदा उठाता है, नुकसान पहुंचाने और सूचना को चुराने का ये लोग काम करते हैं। जो वाइट हैट हैकर होते हैं वो इसके थोड़े से अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे मान लो पुलिस है,
अब मान लो पुलिस को तुमने बताया कि हाँ सर मेरा उस दिन ये पासवर्ड था, 25-25 था सपोज, तो मेरा ये पासवर्ड था और मैं इस पासवर्ड को लेके मैंने ये करा, तो ये दुर्भावनापूर्ण नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, आपको कुछ डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा कुछ लोग कैसे करते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि अब पता नहीं, बुरा मत मानना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका 50,000 का फ्रॉड हो गया। कल परसों भी एक आदमी आया, उसके साथ 50,000 का फ्रॉड हो गया, और उसने 50,000 का तो फ्रॉड करवा लिया उसने, मतलब खुद से ही स्कैन करा, खुद से ही पैसे भेज दिए नालायक ने, और हमें बताते हुए नाटक कर रहा कि अरे मैं क्यों दूँ तुम्हें डिटेल, मैं तुम्हें क्यों दूँ डिटेल, अरे अब तो तेरे तू लूट ही गया, अब तो हमें बता दे लाला, तो हमें भी नहीं बता रहा। देख रहे हो, तो वाइट हैट हैकर मतलब ऐसे लोग जो जिनके इरादे जो है वो आपराधिक नहीं है, दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उनको वाइट हैट हैकर कहते हैं, और ये एथिकल हैकर होते हैं। ठीक है, एथिकल हैकर। ठीक है, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो रहा है, इसको वो करना, देखते हैं कब तक पढ़ सकते हैं हम लोग, इसको तो कवर कर ही लेते हैं कम से कम हैकर को। देखो उसके बाद आते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर। अब ये क्या है, ये मतलब जैसे अगर तुम काला रंग मिला दोगे और सफ़ेद रंग मिला दोगे तो उस, देखो चलो तुम्हें करके दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने काला रंग लिया और उसके बाद मैंने ले लिया कतई वाइट, तो इसमें जो ये बीच वाला जो आया ना हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आ जाता है ग्रे कलर का। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मतलब वाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच का जो सिस्टम बनाते हैं, मतलब मन भी करता है इनका वो नुकसान करने का, पर नुकसान पहुंचाते नहीं हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम ब्लू हैट पे। ये हैकर बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें सिस्टम की सुरक्षा परीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे मान लो तुम चेक वैक करवाने के लिए बुला लो किसी को, जैसे मान लो तुमने एक लैपटॉप लिया सपोज HP का, तो वो सही करने तुम्हारा आ गया, तो उसको भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रीन हैट हैकर, नौ सीखिए। ठीक है, तुम्हारी तरह कि जैसे मान लो तुमने सीख लिया कि सैमसंग के फ़ोन में यहाँ पे ऐसे रेड लाइट कैसे जलानी है, और तुम ये सीख के आ गए। अब तुम अपने दोस्तों के सामने जाके बना रहे हो और कि देख तेरे भाई को देख, ये भी पता चल गया कि यहाँ से कैसे सैमसंग के उसमें ऐसे करके लाइट कैसे फेंका है। या फिर तुमने कोई चीज़ सीखी नहीं और तुम जाके जैसे बताते नहीं सबको, अरे देख तेरा भाई तो यहाँ से ऐसे टोपी घुमा के निकाल देगा, देख तुझे पता है तू कर देगा क्या, तो उस टाइप के हैकर को कहते हैं ग्रीन हैट हैकर, नो सीखिए। ठीक है, ये मतलब इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, पर ये नाटक पूरा करते हैं कि हमें आता है। जैसे ज्योतिष नहीं होते, अभी मैं कुछ दिन पहले वाराणसी गई थी, तो वहाँ पे मैंने ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया, वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा, मैं प्राइवेट में थी, मैंने कहा बाबा मेरी नौकरी कब लगेगी। यूँ कह रहा, बच्चे तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, बच्चा तुम्हारी नौकरी बहुत जल्दी लगने वाली है। मैं कहा ससुरे नौकरी लग गई मेरी, ठीक है ज़्यादा परेशान ना होगा तू। चलो बाकी की बात बाद में बताएंगे। रेड हैट हैकर कौन से होते हैं, ये हैकर उन ब्लैक हैकर्स को रोकने के लिए काम करते हैं जो अनैतिक गतिविधियों में होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि फ़िशिंग किसे कहते हैं। फ़िशिंग करके आज ख़त्म करते हैं, इतना ही। देखो फ़िशिंग का मतलब होता है देखो इसमें ये पढ़ा हुआ ना, देखो यूज़र नेम ID पासवर्ड ऐसे करके आ रहा है। देखो इसमें क्या होता है, फ़िशिंग का मतलब ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर, मतलब जैसे मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भरोसा किया, वो उसका आपका स्रोत बन गया, मतलब वो भरोसेमंद स्रोत बन के, और उसके बाद संवेदनशील जानकारियों को चुराना, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड का विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास करना, क्या कहलाता है, फ़िशिंग कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था MTS वाला, उसमें भी इसका प्रश्न था। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लेना। एक अभी रिसेंटली दिल्ली में ही वो होते हैं ना, कौन से होते हैं मैट्रन वाले, मैं भूल गई उसका, DSSB ऐसे ही होता है, वार्डन वाले जो होते हैं। ठीक है, उसका भी था, उसमें भी फ़िशिंग से संबंधित एक क्वेश्चन था। डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना, ये भी फ़िशिंग कहलाता है। साइबर अपराधी फ़िशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी मतलब नकली ईमेल आईडी या फिर मैसेज वगैरह भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आदि से मिले जुले रहते हैं। ठीक है, किसी के भी पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वह अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके, क्या कहलाता है, फ़िशिंग। ठीक है, पहला फ़िशिंग मुकदमा कहाँ लिखा गया था, 2004 में कैलिफोर्निया के एक किशोर के खिलाफ लिखा गया था जो अमेरिका में ऑनलाइन वेबसाइट की नकल बनाया करता था। देख रहे हो, ये स्टार्ट तो इन्होंने करा, ये अमेरिका वालों ने।
अब इमेज फिशिंग क्या है, वही इमेज के द्वारा क्षति पहुंचाना इमेज फिशिंग है। स्पीयर फिशिंग क्या है, देखो स्पीयर का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, ठीक है, किसी एक विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करना जिसके लिए वे काम करते हैं। मान लो कोई किसी की कंपनी के लिए काम करता है और वो उसी कंपनी को ही सुरक्षा में डाल दे, ठीक है, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, उस टाइप के होते हैं बहुत सारे नालायक, तो उससे कहते हैं, उसे क्या कहना है, उसे कहते हैं स्पीयर फिशिंग। ठीक है भैया, यार मैं पीला कर रही हूँ, पीला काहे नहीं हो रहा, चल हरा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल बनाकर उपयोग करके और आपसे ऑनलाइन बातचीत करने की कोशिश करेगा और आपसे सारी की सारी जानकारी लेने की कोशिश करेगा। उसके बाद होता है स्निशिंग फिशिंग। इसमें SMS या टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है और लिंक और फ़ोन नंबर जो होते हैं वो उसके पास होते हैं जो हैकर होता है। और जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैसेज आया, उस मैसेज पे कहा कि इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, तुम तुरंत तुम्हारे 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तुमने सोची कि कौन नौकरी करेगा, 2 करोड़ रुपए ले लूँ अभी के अभी। तो इस तरह की जो फिशिंग होगी वो क्या होगी, स्निशिंग फिशिंग। ठीक है, उसके बाद आता है वेलिंग फिशिंग। देखो उच्च प्रोफाइल जैसे CEO हो गए, CFO हो गए, इसमें तगड़े तगड़े लोगों को निशाना बनाया जाता है। ठीक है, कि 2 करोड़ उनसे अरब की बात कर लें, हमें बात करने में क्या जा रहा, फेंकते रहो हैं, करोड़ करोड़ की बात करते रहना चाहिए, ऐसा लगता है कि यार हम अमीर घर से हैं, है ना। उसके बाद होता है विशिंग फिशिंग। इसमें हमलावर खुद को एक वैध संस्थान का प्रतिनिधि बताता है। जैसे तुमने भी बीच में ये देखा होगा, ऐसे फ़ोन कर रहे थे, ठीक है, हमारे इंस्पेक्टर साहब के पास ही फ़ोन आ गया था कि मैं ADG बोल रहा हूँ, ठीक है, और तुम कहाँ हो, विवेक सर नाम था उनका। तो कह रहे कहाँ हो तुम, तो पीछे उसने पूरा माहौल सेट कर रखा है, ऐसे 2 झंडे वंडे से लगा रखे यूँ करके, और बैठा वो उसमें बैठ के, तो ये कह रहा कहाँ हो तुम। तो पहले तो हमने जैन वैन किया कि क्या पता तो सही में ही मतलब साहब ADG साहब वो कर रहे हो वीडियो कॉल। फिर मेरे सामने की बात है तो उनसे बात कर रहे हैं, तो यूँ कह रहा है कि हाँ फटाफट तुम्हारे इस वाले मुकदमे में वो हो रहा है, इस वाले मुकदमे में तुम्हारी वो जांच खुल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुरंत आओ तुम हमारे ऑफिस में और आके मिलो हमसे। सर कह रहे अभी मिलूँ क्या तेरे से, मिल रहा नहीं मिल रहा। तो इस तरह की फिशिंग कौन सी होती है, विशिंग फिशिंग। ठीक है, जिसमें वो बताता है, जिसमें वो विश करता है कि हाँ मैं बन जाऊँ ADG, है ना, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा, मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे है। उसके बाद आता है क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग क्या होता है, देखो इसमें क्या है, हमलावर एक वैध ईमेल या वेबसाइट की क्लोनिंग करता है। मतलब जैसे मान लो क्लोनिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक चीज़ है, इसमें से एक अपनी ही जैसी चीज़ निकालना। क्लोन का मतलब होता है अपने जैसा क्लोन निकाल लेना। ठीक है, जैसे तुमने वो सुना होगा ना जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे करके जैसे वो छोटे छोटे निकालते हैं फिर और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, वो उसके जैसा ही हो जाता है। तो क्लोन का मतलब है अपनी जैसी वेबसाइट निकाल लेना। जैसे मान लो किसी भी संस्थान का नाम ले लो, जैसे मान लो चलो हमारा ही ले लें, तो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो ऐसे ही काजल भारद्वाज के नाम से मेरे नाम से बतेरे चैनल बने पड़े हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से क्लोन फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मान लो कोई मेरे नाम से तुमसे कहे कि मैं काजल दीदी बोल रही हूँ, मैं ना यहाँ आई हुई हूँ, बाहर में फंस गई हूँ, ज़रा भैया तुम आ जाना ज़रा। तुम सोचोगे अरे काजल दीदी आई है यार, चलो मिल आते हैं। बाहर जाके पता चलेगा तो काजल की जगह कोई पागल निकलेगा। ठीक है, तो उस तरह के कहते हैं क्लोन फिशिंग, कि आपसे संवाद वो ऐसे करेगा कि बिल्कुल वो आपका मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ऑनर है, पर वो ऑनर नहीं है, या फिर आपके सामने वो चीज़ें ऐसी ले आएगा कि क्लोन लगेगा वो अपना। क्लोन का मतलब होता है उसके जैसा ही दिखना, पर वो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आते हैं की लॉगर्स पे। की लॉगर्स का मतलब है अपने लॉगिन पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके PC पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर एक चीज़ को की लॉगर्स जो है वो रिकॉर्ड करता है। उसके बाद आते हैं हम साइबर बुलिंग पे। ठीक है, साइबर बुलिंग क्या है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट पे अशोभनीय कमेंट करना, बकवास करना, ठीक है, फालतू की चीज़ें बोलना, और उनको क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। अगर कोई भी इस तरीके से करता है तो उसके ऊपर IT एक्ट का मुकदमा लिखवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है, इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है, उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉक का मतलब एक साथ बहुत सारा स्टॉक देखना। उसके बाद होता है डेटा डिडलिंग। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत पूछा जा रहा है, डिडलिंग वाला। देखो डिडलिंग का अर्थ होता है ऐंठना।
तोड़ मरोड़ करना। इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले बदल दिया जाता है, और जैसे प्रोसेस पूर्ण होता है तो डाटा जो है वो मूल रूप में आ जाता है। तो डेटा डेडलिंग में कंप्यूटर के इनपुट में पहले से ही कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं डेटा डेडलिंग करना। उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखो पायरेट्स पायरेट्स का नाम सुना होगा ना तुमने। अभी मैं एक मूवी देख के आई थी, धमाल 4, उसमें पायराइट था, पायराइट नहीं, पायरेट्स। तो पायरेसी का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से नकली सॉफ्टवेयर तैयार करना, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि मेरा फोटो लगा के कोई कुछ बेचने लग जाए तुम्हें, ठीक, कर देते हैं कुछ लोग काम ऐसे। तो उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो तुमसे ये कहें, अरे 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 हम तुम्हें काजल दीदी वाले ग्रुप में जुड़वा देंगे और ऐसे ऐसे करके हमें ये भेज दो, तो ये क्या है, पायरेसी करना, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनाधिकृत नकल उपयोग करना जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। देखो अभी हम बौद्धिक वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं सलामी अटैक। सलामी अटैक क्या होता है, इसमें अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं लग पाता। ओ बेटे, टाइम बम तो मालूम ही होगा तुम्हें, स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाता है कि ये डीएक्टिवेट हो और जब कोई विशेष तारीख या घटना है उसी दिन ये चल जाए, ठीक है। मैलेशियस का मतलब समझो, मैलेशियस बोले तो गंदी जानकारी, ठीक है, गलत जानकारी, या फिर मतलब उल्टी जानकारी कह सकते हो तुम इसे, ठीक है। ये एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो एक निश्चित मानदंड पूरा होने के बाद निष्पादित होता है, निश्चित फाइल को एक्सेस करता है। जैसे मान लो एक फाइल के अंदर सारी डिटेल्स हैं सभी कर्मचारियों की, उन कर्मचारियों की बैंक डिटेल्स उसके अंदर है, तो ये सिर्फ उसी फाइल के ऊपर ही वो करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं टाइम बम। और इसका ना ये टाइम से फूटता है। मतलब जैसे मान लो आप आज अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन लगा दो कि आज रात को 12 बजे 12 AM पे मेरा जो फ़ोन है वो अपडेट हो जाए, तो वो अपने आप अपडेट कर लेता है ना। तो ये टाइम बम उसी के हिसाब से वो करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ट्रोजन हॉर्स पे। ट्रोजन हॉर्स ये भी बहुत पूछा जा रहा है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था ये, यूपीएससी 2021 में भी आई थिंक इसका एक क्वेश्चन है कि यह एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर ऐसे काम करता है कि अधिकृत हो। मतलब ऐसे दिखाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ पे वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, और होता नहीं है। यह अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। उसके बाद वही ईमेल बॉम्बिंग, बहुत सारी ईमेल भेजना, डन 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 डन, ताकि अकाउंट ही ठप हो जाए, उसको कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। उसके बाद होता है साइबर कूट रचना। इसमें कूट रचना का अपराध प्रिंटर या स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आता है साइबर मानहानि, मतलब किसी को गलत बोलना, वही मानहानि कहलाता है। वित्तीय अपराध तो सारे ही हो गए तुम्हारे। उसके बाद आता है बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम बेसिक समझो कि ऐसे अधिकार जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनके आदि से संबंधित होते हैं, उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। इसको हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वेब हाईजैकिंग पे। देखो, साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है, उसे मुक्त करने की फिरौती मांग करता है, उसको कहते हैं वेब हाईजैकिंग, ठीक है। ऑनलाइन जुआ तो तुम लोग खेलते ही रहते हो, ये गेम वेम में जो होता रहता है उसको कहते हैं। तो ठीक है भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं गाइस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रैंसमवेयर से पढ़ेंगे हम, इससे नेक्स्ट अभी तो बहुत बच रहा है, ठीक है, काफ़ी बचा हुआ है, पर मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है। ये बौद्धिक संपदा अधिकार बचा हुआ है, कंप्यूटर वायरस बचा हुआ है, वायरस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको भी कवर अप करेंगे, और ये संस्थागत फ्रेमवर्क जो है इन्हें भी कवर अप करेंगे। और कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी लगाए हुए हैं कि अगर एक आधी चीज़ कुछ रह जाती है तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। रैंसमवेयर से अब हमें पढ़ना है। सभी लोग रिप्लाई कर देना, मुझे बता भी देना कैसा लगा तुम्हें पढ़ाना, कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, जो भी लगा हो बता देना। बुरा लगा हो तो मत बताना यार, अच्छा ही बताना, ठीक है। चलो बाय बाय।